नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार बनी जेडीयू और बीजेपी में बात। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। राजभवन में कई नए मंत्री लेंगे शपथ। पटना में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। कहा, नई छलांग के साथ मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। पीएम मोदी के साथ बिहार का होगा तेजी से विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से पटना लौटे शहनवाज हुसैन। पीएम मोदी और अमित शाह का किया शुक्रिया अदा। कहा, इसके लिए दोनों का है शुक्रिया अदा। और साहिबगंज में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक। उपायुक्त ने कई प्रस्ताव पर की चर्चा। किसानों का प्रशिक्षण कराए जाने की कई बात। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। काफी लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी में बात बन गई है। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बता दें कि राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथि मौजूद रहेंगे। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक संभावित मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। बता दें कि अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से 7 और जेडीयू कोटे से 5। हम और वीआईपी के एक मंत्री शपथ ले चुके हैं। सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं, यानी 22 मंत्रियों का पद अभी भी खाली है। और काफी लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी की बात बन गई है। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ तमाम अतिथि मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो संभावित मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। बता दें कि अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से 7 और जेडीयू कोटे से 5। वहीं बात करें अगर हम और वीआईपी पार्टी की, तो दोनों पार्टी से एक मंत्री शपथ ले चुके हैं। सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 22 मंत्रियों का पद खाली है। और आज मंत्रिमंडल विस्तार का आखिरकार हो चुका है। जो सहमति है जेडीयू और बीजेपी के बीच वो बन चुकी है और राजभवन में मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। और काफी लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी की सहमति बनी है। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की जानकारी दे दी गई है। अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से 7 हैं और जेडीयू से 5। वहीं बात करें वीआईपी और हम की, तो आपको बता दें कि इन दोनों पार्टियों से पहले ही एक मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिसके बाद अब सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें से कि 22 मंत्रियों का पद अभी भी खाली है। और आज बिहार राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तमाम मंत्री वहां मौजूद रहेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। पहले से ही जेडीयू के कोटे में 5 सीटें हैं और बीजेपी के कोटे में 7 सीटें हैं और मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जिसके बाद आज जाकर विस्तार होना है और सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी की बात बन गई है। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथि वहां मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों को पहले से ही फोन करके शपथ ग्रहण समारोह की सूचना दे दी गई है और आपको ये बता दें कि आज मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। 22 पद खाली हैं, जिसको लेकर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है और आज मंत्रिमंडल विस्तार में जो जिस पद पे मंत्री होंगे उनके नाम घोषित किए जाएंगे और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर एक नई उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। युवाओं को मौका मिला है और अच्छे से निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार का विकास तेजी से होगा। एक नई उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सभी क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, युवा चेहरों को मौका भी दी गई। देखिए, हम टैलेंट को मौका दिया गया है और सभी अच्छे लोग थे, कुछ भाग्य भी होता है। बिहार के विकास के लिए कितनी बड़ी लाइन होगी इस बार? बिहार के विकास पर विगत 15 वर्षों में हो रहा है, पर इस रफ्तार को जब पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ बिहार को मिला है तो हमें रफ्तार दुगुनी करनी ही पड़ेगी। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शहनवाज हुसैन ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उनका शुक्रगुजार हैं और जो उन्होंने इस लायक समझा है उनको। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो 14 करोड़ जनता की सेवा करेंगे और साथ ही जो सांसद रहा है और जितने भी राजनीतिक के काम का अनुभव जो है, मुझे उन सभी चीजों का बिहार को लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी से शहनवाज हुसैन वापस पटना लौट चुके हैं। वो दिल्ली दौरे पर थे, जिसके बाद वो पटना लौटे और वहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो उनके शुक्रगुजार हैं और अब उनसे बिहार की जनता को फायदा मिलेगा और वो बिहार की जनता के लिए तत्पर होकर काम करेंगे। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा है। मुझे उन्होंने अपनी सरजमी का पर सेवा करने के लिए भेजा है और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देने वाली है, सूचना मुझे मिली है, मैं सहर्ष पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी बिहार की खिदमत के लिए भेजा है। मैं बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए सेवा के लिए पूरे दिल से काम करूंगा। और साहिबगंज जिला कलेक्टर परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आत्मा साहिबगंज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दलहन कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा आत्मा शासन प्रस्ताव पर चर्चा की गई और इस दौरान ऐसे में योजना साल 2020-21 में किसानों का प्रशिक्षण कराए जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई और बताया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्किम के द्वारा प्रशिक्षण कराए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा बताया गया कि जिले के किसानों को जैसे हजारीबाग द्वारा प्रशिक्षण कराने की स्वीकृति भी मिली है और ये प्रशिक्षण अलग अलग प्रखंडों के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में कराया जाएगा।
हम लोगों ने बैठक किया है जिसमें कि जो उनका 2021 का जो बजट था उसमें विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं जो है उनका अभी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो उसी के आलोक में हमने आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का अभी विश्लेषण किया है और इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो और वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो इसके लिए डायरेक्शन दिया है। अगली खबर बूंदू से है, जहां NH-33 रांची टाटा मार्ग स्थित बूंदू टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में बड़े छोटे सभी तरह के वाहनों को कागजातों की जांच की गई, साथ ही भारी वाहनों में ढोए जा रहे मालों की भी बारीकी से जांच की गई। देर रात में चलाए जाने वाले वाहन चेकिंग अभियान से कई वाहन चालक परेशान दिखे। वाहनों के जरूरी कागजातों के बगैर चलने वाले वाहनों से जुर्माना वसूलने की तैयारी भी की गई। साथ ही रजिस्ट्रेशन कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड टैक्स, प्रदूषण सहित वाहन में लदे सामग्रियों का चालान एक कागजातों का मिलना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया गया। साथ ही बगैर चालान के बालू सहित कई खनन सामग्री लेने वालों पर भी परिवहन विभाग ने जुर्माना वसूला। विभागीय टीम जो है सभी वाहनों की जांच कर रही है, इसमें कागजातों जितने भी कागजात उसकी जांच की जाए। तो मतलब किन किन गाड़ी को अभी क्या क्या मिला आपको? सभी गाड़ियों को सभी कागजात को वेरीफाई किया जा रहा है ऑनलाइन से, बाकी ऑफलाइन से भी जो पेपर्स दिखाए जा रहे हैं उनको वेरीफाई कर और जिसका जैसा कागजात होगा उसके हिसाब से फाइन हो, बाकी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह के 11 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बालूमाथ के पेडारकुम गांव के बगल के जंगल से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कुख्यात प्रदीप गंजू उर्फ मंडल उर्फ प्रेमी भी शामिल है। वहीं अन्य गिरफ्तार अपराधियों में बाबूलाल तुरी के साथ और भी बदमाशों के नाम शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। की गई है, जिसमें बाबूलाल तुरी, अजय तुरी, बंटी यादव, प्रीतम, संतोष यादव, डिम्पल यादव, वसीम अंसारी, जसीम अंसारी, मुजबुल अंसारी और जहीरुद्दीन अंसारी, इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें से कुछ लोग बिहार के भागलपुर जिले से भी के रहने वाले हैं। प्रदीप गंजू ने विगत दिनों कई घटनाओं को लातेहार जिले में और आसपास के कोयला क्षेत्र में अंजाम दिया था, जिसमें से कि तितरिया खार में जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें इस गिरोह के द्वारा 5 वाहनों को जला दिया गया था और 4 लोग उस फायरिंग में घायल हुए थे। लातेहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सफलता है इस अपराधी की गिरफ्तारी से और इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी से लातेहार पुलिस को इस पूरे गिरोह के संबंध में। और मधेपुरा जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन लगातार कहीं न कहीं चोरी की घटना होती रहती है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना में महज कुछ ही कदमों पर चोर ने एक जनरल स्टोर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और पीड़ित दुकान मालिक जब सुबह आया तो देखा कि उसके दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था और जब अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच करने पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। लोग का कहना है कि पुलिस खदार भी रही थी 3-4 लड़का को, और हम जब दुकान खोलने आए तो उसके समय में पाया गया कि दुकान का गेट टूटा हुआ,
और सामान मेरा सब आप कब देखे ये टूटा हुआ? सुबह 9:30 बजे। कैसे पता चला जो 12 बजे की घटना होगी? लोग सब यहाँ अगल बगल का कह रहा था क्या 3-4 लड़का चोर करके भाग रहा था, तो पुलिस के पीछे भागा है। दुकान बढ़ा के लिए 11:15 बजे। उसके बाद घर के लिए भोर में हमरा 9 बजे लगभग में फोन कल के भतीजा कि एना पापा आबऽ तू दुकान पर, एना भए गेलै। एलिए देखलिए तो पूरा दुकान के गेट टूटल छै, गोदाम के गेट तोड़ के सब घुसले। पूरा 8-10 दिन के बिक्री रहे दुकान में सब ला लेलकै। जितना माल रहे कॉस्टली आइटम, सिगरेट, रजनीगंधा, जर्दा के डब्बा सब ला लेलकै। कितना करीबन कितना के 8 दिन के बिक्री 35-40 हजार रुपया कैश रहे और सामान लगभग 60 से 70 हजार के सामान दिले। और पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी था, है और रहेगा। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद भी काफी संवेदनशील हैं और भारत के आम जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। उन्होंने जो आग्रह किया है वो कृषि और किसानों के हित में ध्यान रखते हुए किया है। प्रधानमंत्री किसान के हित में, देश हित में है और गरीबों के हित में जो आवश्यक कदम उठाने की बात करते हैं। किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, इससे देश का विकास बाधित होता है। एवं किसान के व्यापक हित को देखते हुए किया है। ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कृषि कानूनों में बदलाव की बात कर रहे थे। इतना जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी हमेशा देश हित में काम करते हैं, देश हित की बात करते हैं और गांव, गरीब, किसान के हित में जो भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं वो कदम उठाते हैं। और मोतिहारी शहर के चर्चित ठेकेदार रंजीत हत्याकांड की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। 6 फरवरी को मणि अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बाइक से दुर्घटना होने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि ठेकेदार रंजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सूरज मातो मणि अस्पताल में इलाज करवा रहा है। जिला एसआईटी की टीम ने मणि अस्पताल में छापेमारी करके सूरज मातो को अपने कस्टडी में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि छापेमारी में पुलिस ने बाइक समेत 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली और 2 किलो चरस बरामद किया है। सूरज मातो 2017 में बेतिया व्यवहार न्यायालय में मोतिहारी के अपराधी बबलू दुबे को कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कर्मियों को पकड़ा गया है जिसमें सूरज महतो, प्रेम कुमार, अमन कुमार और सत्यम है। इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और ये मणि हॉस्पिटल गए थे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो हॉस्पिटल में जाके पूछताछ किया गया सूरज महतो और प्रेम कुमार से। उनके निशानदेही के आधार पर उनका जो मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके सीट के नीचे से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। सूरज महतो बबलू दुबे हत्याकांड जो 2017 में बेतिया कोर्ट में हुआ था उसमें अभियुक्त था और इसने गोली चलाई थी बबलू दुबे पर। कोर्ट और अमित शाह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बीजेपी को खुले तौर पर कहा कि वो अपनी पार्टी से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया, लेकिन हमने चुनाव के पहले किए गए वादे को पूरा किया और नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ बोला है लालू जी से प्रेरणा लेकर बोला है। उन्होंने परोक्ष रूप से नीतीश कुमार को धमकी दी है। अमित शाह जी 2 परिप्रेक्ष्य में कहे हैं। अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी किसी के वादा नहीं निभाती है। उनको पता है कि नीतीश कुमार जी को 2015 में भी आरजेडी से कम सीटें आई थी, बावजूद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें हैं तो अमित शाह जी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, ये बड़ी बात नहीं है। वो जो कुछ भी बोले हैं लालू जी से प्रेरणा लेके बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी को धमकी दिए हैं कि नीतीश कुमार जी फरफराइए मत। कि कई बार बोल दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव नहीं दे रही है मंत्रिमंडल के विस्तार का, इसलिए हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते। इसी पर उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि नीतीश जी आपकी सीटें काफी कम है, बावजूद हम आपको मुख्यमंत्री बना के रखे हैं।
तो उन्होंने इस हिसाब से कहा है ताकि नीतीश कुमार दाएं बाएं नहीं झांक पाए। और बेगूसराय में मकई के खेत में एक 20 साल की लड़की का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव की है। वहीं शव की पहचान राजोपुर गांव निवासी बीए की छात्रा अनु कुमारी के रूप में हो गई है। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में गांव के ही राहुल कुमार ने छात्रा को बुलाकर दुष्कर्म के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही परिजनों ने कहा कि अनु की शादी 21 फरवरी को तय थी और इसी बीच उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं छात्रा कल शाम से लापता थी और आज सुबह उसका शव मकई के खेत से पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि छात्रा का शव मकई के खेत से बरामद कर लिया गया है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। राजोपुर गांव में एक युवती की लाश मिली है, जिसमें उसके पिता के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि उसकी बच्ची 7 तारीख को संध्या 7 बजे से ही घर से लापता थी। इस संदर्भ में उन लोगों के द्वारा खोजबीन किया जा रहा था, जिसमें सुबह 8 बजे युवती की लाश उनके घर से ही 100 मीटर के पास से मिली है, जिसमें युवती के कनपट्टी में एक गोली जैसा निशान पाया गया है। 2 व्यक्ति पर नामजद प्राथमिकी की गई है। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को चेन्नई के एमजीएम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। उन्हें 111 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। लगभग 4 महीने तक वे अस्पताल में इलाजरत रहे। बता दें कि लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिसके बाद अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। और राजधानी रांची की चर्चित सूफिया परिवहन हत्याकांड का 13 दिन में खुलासा हुआ है। बता दें कि रांची के ओरमांझी से सरकटी महिला का शव बरामद किया गया था। इसी मामले को रांची पुलिस द्वारा 13 दिन के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। और डीजीपी एमवी राव ने सोमवार को रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीजीपी ने 15 जनवरी को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा था कि ओरमांझी हत्याकांड का खुलासा करने में शामिल पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रुपेश हत्याकांड मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड मामले में पटना पुलिस एक आरोपित को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था कि रोड रेज में रुपेश की जान गई है। रोड रेज के कुछ दिन बाद ऋतुराज ने रुपेश को गोली मार दी। इसके बाद वहीं ऋतुराज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पति के सामने ही ऋतुराज की पत्नी को पुलिस के द्वारा पीटा गया और भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। जब इस मामले को लेकर साधना न्यूज की टीम ऋतुराज के घर पहुंची तो घर में ऋतुराज की पत्नी और मां मौजूद नहीं थी। ऋतुराज के घर के बाहर अभी भी पुलिस अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। ऋतुराज के फूफा ने मीडिया से बातचीत की और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। हमको नहीं लगता ऋतुराज हत्यारा हो सकता। उनकी वाइफ के साथ जो अत्याचार किया गया है पटना एसएसपी द्वारा, उसको क्या कहेंगे? उस पर तो कहेंगे कि सर जो निशान दिखाया जा रहा है, जो निशान शरीर पर है, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि मारपीट किया गया, टॉर्चर किया गया तब निशान आया। 2 दिन तक रखा गया। कब ले? और जिले के आदित्यपुर पुलिस ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अशरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सोमवार सुबह पुलिस गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सपड़ा हथियादी 3 मुहानी मोड़ के पास 2 लोग संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस ने गश्ती दल के साथ वहां छापेमारी की तो पहले से मौजूद 2 युवक गश्ती टीम को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए दोनों युवकों को धर दबोचा। इधर तलाशी के दौरान इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई के तहत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पिछले आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके बाद इन पर
अन्य मामले की तहत में कार्रवाई की जाएगी। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित इंडो डैनिश टूल रूम के 60 से अधिक ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पिछले 3 दिनों से टूल रूम परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वैसे यहां के अलावा पटना ब्रांच के भी 50 से 60 अस्थायी कर्मी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, मजदूरों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ आईडीटीआर के पेरोल पर काम दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि धरने पर बैठे कर्मचारियों में संस्थान में सेवा दे रहे वही इस दौरान कर्मचारियों ने संस्थान के एमडी आनंद दयाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे संस्थान को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। उन्होंने बताया कि संस्थान झारखंड स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहा है। साथ ही आईटीआई और अन्य कोर्स के लिए छात्रों के लिए गए सिक्योरिटी मनी को छात्रों को लौटाने से आनाकानी करने का आरोप भी लगाया गया है। कर्मियों ने बताया कि कर्मियों का शोषण करने के लिए संस्थान 3 एजेंसी के माध्यम से यहां काम कर रही है। आईटीडीआर ने परिचय पत्र भी नहीं दिया जाता है और मांगने पर एमडी ने काम से हटा देने की धमकी दी जाती है। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां सदर अस्पताल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम सहिया और एमपीडब्ल्यू को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। बताते चले कि सरकार अब नशा मुक्ति के लिए सहियाओं के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है और नशा मुक्ति जिला बनाने पर जोर दे रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों में दीवार लेखन प्रचार कर सभी को जागरूक करना जा रहा है। तंबाकू सेवन से किसी का घर ना उजड़े और ना ही शारीरिक के साथ आर्थिक नुकसान हो, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने जामताड़ा एवं नारायणपुर प्रखंड के सभी एएनएम सहिया और एमपीडब्ल्यू को बुलाया है। इसमें जितने भी तंबाकू के दुष्प्रभाव जो हमारे जीवन यापन में सबसे बड़ी जो दिक्कतें करती है उनको वो बताया जा रहा है कि अपने अपने लेवल से, जैसे वो कोई भी अगर एएनएम नर्सेस कुछ भी स्क्रीनिंग करती है, कोई भी डिजीज का स्क्रीनिंग करती है, उसके साथ वो तंबाकू के स्क्रीनिंग की करेंगे। स्क्रीनिंग करने से क्या होगा, जो भी आज हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने भी परिवार बर्बाद होते हैं इस तंबाकू। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधन प्लस। नमस्कार।